अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास टॉपिक 2.4 आता है। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री, तारीख क्या है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी ट्रेस बैक टू एंशिएंट टाइम। पुराने वक्तों में अगर हम देखें तो कहाँ से हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिजम्स की जनरल क्लासिफिकेशन किसने की, प्लांट्स और एनिमल्स में। उसके बाद उनमें स्पीशीज़ को किसने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए सबसे पहले। ओके, देन थर्ड में हम देखेंगे कि पहला टेक्सॉन किसने दरियाफ्त किया। उसके बाद सेकंड और थर्ड टेक्सॉन किसने बनाया। और एंड पे हम देखेंगे कि साथ के साथ टेक्सॉन किसने दिए, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बीसी और एडी का जिक्र आया है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड से नेक्स्ट में मैं आपको फ़र्क बताऊंगी बीसी और एडी में क्या फ़र्क है। बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है और एडी एनो डोमिनो होता है। अब फर्स्ट पॉइंट है, द ग्रीक फिलोसफर, यूनानी फिलोसफर एरिस्टोटल was the first one who classified organisms into groups, plants and animals. उसने बेसिक प्लांट्स और एनिमल्स वाली क्लासिफिकेशन दी थी ह्यूमंस को। आप देखें ये बिफोर क्राइस्ट मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का टाइम है। अभी आपको लगता होगा कि सदी में बैठ के ये तो बच्चे को भी पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इतने हज़ारों साल पहले ये नहीं पता होता था। ये एक नई चीज़ थी जो कि उसने बताया था कि अच्छा ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट्स और एनिमल्स में सेपरेट कर सकते हैं। एरिस्टोटल ने ये बताया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसने स्पीशीज़ को के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खुसूसियात। सेकंड पॉइंट है द अरब स्कॉलर, अरब का रहने वाला स्कॉलर था अबू उस्मान उमर अल जाहिज। ये 781 से 869 ये इनके साल पैदाइश और साल वफात लिखे हुए हैं, और ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसने डिस्क्राइब किए थे, बताए थे खसूसियात 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की। इसने जानवरों की 350 खसूसियात बताई थी, और उन 350 खसूसियात में से उसने चूंटियों की ज़िंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा था। ही रॉट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ एंड्स। अब ये एनिमल्स की बात होगी। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हम प्लांट्स को, बॉटनिस्ट की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे। इटालियन बॉटनिस्ट जो प्लांट्स को स्टडी करता है, एंड्रिया सेजल्पिनिया 1519 टू 1603 एडी। इसने डिवाइड किया था प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में और उनको जेनरा का नाम दिया था। ये हमारे पास पहला टेक्सॉन आ गया जेनरा। और पहले टेक्सॉन में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे। ओके, कितने ग्रुप्स में पहले जेनरा को डिवाइड किया गया था, 15 ग्रुप्स में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द फ्रेंच बॉटनिस्ट, फ्रेंच का रहने वाला बॉटनिस्ट था टॉर्नेफोर्ट। 1656 टू 1708 एडी में उसने इंट्रोड्यूस किए थे 2 टैक्सा, क्लास और स्पीशी। ये 2 टैक्सा उस टॉर्नेफोर्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे। अब अगर हम कार्ल लिनियस की बात करें, स्वीडन का रहने वाला बायोलॉजिस्ट था। बायोलॉजिस्ट इन जनरल होता है, जोलॉजिस्ट एनिमल्स को स्टडी करने वाला और बॉटनिस्ट प्लांट्स को स्टडी करने वाला। बायोलॉजिस्ट इन दोनों को देखता है। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कार्ल लिनियस। 1707 1778 एडी इसके साल पैदाइश और वफात थे। इसने टेक्सॉन में एक हेरियार्की क्रिएट की थी। हेरियार्की कहेंगे जो हमारे, अगर हम देखें कि हमारे बाप दादा से शुरू करके, बाप अजदाद से शुरू करके हम तक जो हमारा पूरा फैमिली ट्री बनता है ना, उसको हेरियार्की कहते हैं। इसी तरह जो मतलब ये कि पुराने से नए तक का पूरा एक हमारे पास सिस्टम मौजूद हो, पूरा एक वो फैमिली ट्री मौजूद हो। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स का अगर हम फैमिली ट्री बनाएं तो ये वही होता है, टेक्सा होता है। 7 इसमें उन्होंने बड़े से लेकर छोटे तक 7 उन्होंने टेक्सा दिए हैं। सबसे बड़ा किंगडम कार्ल लिनियस ने कहा होता है, और सबसे छोटा स्पीशी। डोमेन काफ़ी बाद में आया, कब आया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कार्ल लिनियस ने 7 टेक्सा ही दिए थे, किंगडम से लेकर स्पीशी तक। ओके, एंड पे हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट है 1172 में। ये साइंटिस्ट नहीं है, ये ट्रांसलेटर है, इब्ने रुश्द एविरोस। इसने ट्रांसलेट किया था, इसका ट्रांसलेशन का काम था बेसिकली। इसने अरिस्टोटल की बुक डी एनिमा अरेबिक में ट्रांसलेट की थी। इसने अरिस्टोटल की ज़बान से अरबी ज़बान में ये बुक ट्रांसलेट की थी, ताकि वो लोग जो अरिस्टोटल की ज़बान नहीं बोल सकते, यूनानी नहीं बोल सकते, वो अरबी ज़बान में पढ़ के इससे फ़ायदा हासिल करें।
ये हमारे पास 2.4 हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। शॉर्ट भी आपसे किसी एक साइंटिस्ट का काम पूछ लेंगे, आपको इनके नाम याद हो तो आप इसकी तरतीब से देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन किसने दी, कैरेक्टरिस्टिक्स किसने दी, नेक्स्ट को पहला टैग किस कौन से साइंटिस्ट ने दिया, सेकंड थर्ड कौन से साइंटिस्ट ने किया, और साथ के साथ इकट्ठे कौन से साइंटिस्ट ने किए दिए। और एक ही साइंटिस्ट है इब्न रुश्द फिरोज जिसने ट्रांसलेशन की थी। ये मतलब ये आप तरतीब से चीज़ें इनके साले पैदाइश वफात नाम काम याद करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सारा कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें ज़ीरो को अगर हम बर्थ ऑफ क्राइस्ट रेफरेंस पॉइंट लें तो उससे आगे की तरफ जो टाइम होगा वो एनो डोमिनो AD है, और ज़ीरो से पीछे की तरफ का टाइम है BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम नंबर 1 से 4 तक लिखेंगे हम कहेंगे 1 पहले आता है, 1 छोटा है, 4 बड़ा है। लेकिन जब हम 0 से पीछे की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है 0 बड़ा हुआ ना, 1 छोटा हुआ, 2 उससे छोटा हुआ, 3 उससे छोटा हुआ, 4 सबसे छोटा हुआ, इसी तरह आगे जाते जाते। इसी वजह से जब हम BC में टाइम लिखेंगे ना तो हम उल्टा लिखेंगे। आप अरिस्टोटल के ईयर ऑफ बर्थ देखें, ये गलत नहीं लिखे हुए, ये उल्टे लिखे हुए। पहले जो हमने तारीख़ पैदाइश है, साल पैदाइश है, वो आपको लग रहा होगा बड़ा नंबर पहले लिखा है छोटा बाद में लिखा है, हालांकि वो उन्होंने सही लिखा है। जो उन्होंने छोटा नंबर बाद में लिखा है वो बाद में ही आएगा क्योंकि हमारे पास 0 रेफरेंस पॉइंट है। इसी तरह से पीछे जाते जाते 300, 200, 100, 50, 10, फिर ये आगे 4, 3, 2, 1, 0 आएगा, फिर आगे एनो डोमिनो स्टार्ट होगा। बाकी जो साइंटिस्ट हैं उनका ये साल पैदाइश और वफात AD में ही है, एनो डोमिनो में। सिर्फ इसके BC में दी हुई है और ये सही लिखी हुई है ये कि बड़ा जो नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स जो आपके ख्याल में बड़े हैं वो बाद पहले लिखे हुए हैं और आपके ख्याल में जो नंबर छोटे हैं वो बाद में लिखे हुए हैं। ये सही लिखा हुआ है क्योंकि BC में हम जब टाइम लिखते हैं तो हम बैकवर्ड जाते हैं, 0 पे लेके आते हैं, उसके बाद 1 से 4 और आगे 10, 20, 100, अब आगे 21वीं सदी जैसे चल रही है 2025 यहाँ तक लेके आए हैं हम। 0 से 1, 2, 3 करते हैं 2025 तक पहुँचे हम। अब हम स्टडी करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसा कि अभी आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे बेसिक सबसे एंशियंट था। इसमें सिर्फ 2 ग्रुप्स बनाए गए थे, प्लांट्स और एनिमल्स का। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है बुक में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उसमें वो आपको बताएगा कि ये है क्या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें वो बताएगा कि ये क्यों सफिशिएंट नहीं था, ये इतना एफिशिएंट क्यों नहीं था, एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसी क्या वजह थी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं चल सकता था, हमें 2 से ज़्यादा किंगडम्स की क्यों ज़रूरत थी। ये रीजनिंग देगा, ये आपको सेकंड पैराग्राफ है। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द अर्लीस्ट, सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम था इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, प्लांटे एंड एनिमिलिया। प्लांटे में प्लांट्स, एनिमिलिया में एनिमल्स। अब वो कहता है द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर ऑटोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटे। अब ट्रॉफ खाना, ऑटो खुद ही, जो खुद खाना अपना बना सकें वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स क्योंकि सनशाइन से और ज़मीन से खुद ब खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर हेटेरोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमिलिया। अब जो खुद ही से अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि जितनी भेड़ बकरी हैं वो प्लांट्स खाते हैं, ह्यूमंस हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, तो हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। जो हेट्रो मतलब डिपेंडेंट होना एक से ज़्यादा पे, और ट्रॉफ मतलब फूड, एक से ज़्यादा चीज़ों पे वैरायटी में पे डिपेंड करना फूड के लिए, हम हेटेरोट्रॉफ्स कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो, और आर्ची, ये भी बैक्टीरिया की किस्म है। सबसे जो एंशिएंट पुराना बैक्टीरिया था ना उसको आर्चिया कहते हैं या आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, ये दोनों। और फंजाई वो भी किंगडम में प्लांटे के में डाले गए थे, मतलब ये कि सारे एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया में, बाकी जितने फंजाई, जितने प्रोटिस्ट, जितने बैक्टीरिया, जितने ये सब थे, आर्चिया था, इन सब को किंगडम प्लांटे में डाल दिया।
सिर्फ इस बेस पे क्लासिफिकेशन की गई थी कि कौन खाना खुद बनाता है और खुद कौन सा ऑर्गेनिज्म वो खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। इसमें हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब वो बताएगा कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए ये क्यों सफिशिएंट नहीं था। टैक्सोनॉमिस्ट वो जो टैक्सोनॉमी पे काम करते हैं, ग्रुप्स के क्लासिफिकेशंस पे काम करते हैं। फाउंड द सिस्टम अनवर्केबल, ऐसा जिसके साथ काम ना किया जा सकते, वो चीज़ जो चल ना सके। बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूजुलिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहले तो उसने कहा कि बहुत से ऐसे यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें यूजुलिना थी। अब यूजुलिना वो जो एल्जाई नहीं होती, वो जो ग्रीन सी लेयर आ जाती घास के वो पानी के ऊपर, उसको हम कहते हैं यूजुलिना। ठीक है, अब इसमें आपके जहन में आ गई है ना कि वो ग्रीन सी ग्रास लाइक अपीयरेंस आ जाती है पानी के ऊपर, पुराने पानी के ऊपर वो एल्जाई होता है, वो उसकी एक किस्म है यूजुलिना। अब इसमें एक तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये ग्रीन कलर की होती है, पानी के ऊपर होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल की आगे किस्में हैं, आपको पता चलेगा, जिनमें से एक किस्म प्लांट्स को ग्रीन कलर देती है। ठीक है, तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब आप यूजुलिना के ग्रीन कलर से ये बात याद रख सकते हैं कि इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें क्लोरोफिल होता है। और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, वो ये कि ये हेटेरोट्रॉफ है, ये खुराक अपने खुद नहीं बना सकता। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ा का ज़रिया है अंधेरे में, वो हेटेरोट्रॉफ है, वो अंधेरे में खुद खुराक नहीं बना सकता। प्लांट्स ना फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन में, रात में वो रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुलिना रात में खुद खाना नहीं बना सकता, वो हेटेरोट्रॉफ हो जाता है रात में, पहला। दूसरा पॉइंट ये कि हम कहते हैं कि जितने प्लांट्स हैं उनके पास सेल वॉल है, जबकि यूजुलिना के पास सेल वॉल नहीं है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको एनिमल लाइक बनाती हैं, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लोरोफिल की प्रेजेंस जो उसको प्लांट लाइक बनाती है। ठीक है, सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। दिस सिस्टम आल्सो डिडंट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब एक तो उसने रीजनिंग दी है यूजुलिना की, एल्जाई की, ऊपर उसने यूजुलिना की या एल्जाई की बात नहीं की थी, उसने बात की थी फंजाई की और बैक्टीरिया की, दोनों किस्मों की, बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, कि इनको उसमें डाल दिया किंगडम प्लांटे में। नेक्स्ट में उसने बात की कि एक और ऑर्गेनिज्म एल्जाई होता है जिसकी एक किस्म है यूजुलिना, ये यूनिसेलुलर होता है और ये प्लांट लाइक भी होता है, एनिमल लाइक भी होता है, ये किसी सूरत किंगडम प्लांटे में फॉल नहीं करता था। फिर उसने अगली बात की कि इस किंगडम से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म जो शुरू से पुराने वक्तों के हैं, वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रॉपरली ज़रा डेवलप्ड होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स हो गए, वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। इसने इनमें भी कोई क्लियर डिफरेंस नहीं बताया था इस किंगडम ने। अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको हेटेरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स की सेपरेट डेफिनेशन, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की सेपरेट डेफिनेशन लिख के तो आपको शो करूँगी और आपसे डिस्कस करूँगी। अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन दो वजूहात की वजह से नहीं चल सकता था। एक ये कि इसमें यूजुलिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे जो कि किंगडम प्लांटे में मौजूद थे, जिनकी जगह नहीं थी किंगडम प्लांटे में। दूसरा ये कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई क्लियर डिफरेंस नहीं था। ये तो दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये किंगडम फेल हो गया था, ये किंगडम अनवर्केबल था। अब ऊपर जो हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वजूहात देखी जिसकी वजह से हमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट वो जो एनिमल्स पे काम करता है उसको जोलॉजिस्ट कहते हैं, अर्न्स्ट हैकल था इसका नाम, जर्मन जोलॉजिस्ट था, उसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब जो थे ना यूजुलिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसकी हमने पिछले किंगडम में बात की थी सेकंड पैराग्राफ में, वो थे प्रोटिस्टा के आगे एक ऑर्गेनिज्म था यूजुलिना जिसकी हमने डिस्कस किया था, किंगडम प्रोटिस्टा उसने एक बनाया था। ठीक है, जिसमें उसने यूजुलिना और उसके जैसे ऑर्गेनिजम्स लिखे रखे थे जो कि प्लांट्स जैसे भी होते हैं और एनिमल्स जैसे भी होते हैं। जो हमारा पिछले टॉपिक में पहला इशू था वो हल हो गया।
अब ही ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया इन द किंगडम प्रोटिस्टा। उसने जो बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया था ना, जो हमारे पास मैंने बताया था एंशियंट जो ऑर्गेनिजम्स थे पुराने, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। उसने जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे ना सारे, उनको भी उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया था। अब हमारे पास दो मसले तो हल हो गए जो पीछे हमने डिस्कस किए थे, ये कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सारे एक ही ग्रुप में थे, कोई क्लियर डिफरेंस नहीं था। उसने प्रोकैरियोट्स सारे उठा के भी ये थर्ड किंगडम में डाल दिए, उसमें जहाँ पे ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स उसने डाले हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, जिन पे कोई बाहमी रजामंदगी नहीं है कि ये प्लांट्स में है या एनिमल्स में है, उसके लिए उसने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया। जो जिलीना लाइक ऑर्गेनिजम्स भी सारे उसमें डाल दिए उस ग्रुप में, जो कि डिस्प्यूटेड थे, जिन पे बहस थी कि ये ना प्लांट जैसे ना एनिमल्स जैसे हैं। और सारे जो एंशियंट ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोकैरियोट्स थे, जिनमें बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिए। ये मसला हल हो गया हमारा, पिछले वाले दोनों पॉइंट्स क्लियर कर दिए उसने। अब ये किंगडम क्यों सफिशिएंट नहीं था, हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। इन दिस सिस्टम फंजाई वाज स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटे। अब उसने जो दो पॉइंट्स हमने पिछले पैराग्राफ में डिस्कस किए वो तो हल कर दिए, लेकिन फंजाई भी तो एक मसला था ना। फंजाई को उसने अभी भी किंगडम प्लांटे में रखा हुआ है। Some taxonomists disagreed about the position of fungi in kingdom plantae. कुछ टैक्सोनॉमिस्ट को मसला था कि फंजाई किंगडम प्लांटे में क्या कर रहा है। उसकी वजूहात क्या थी? एक तो ये कि फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। सबसे पहली तो बात ही ये थी कि ठीक है, वो दिखते प्लांट्स जैसे हैं, बेशक दिखने में प्लांट्स जैसे हैं फंजाई, लेकिन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही जब हेटेरोट्रॉफ नहीं है। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन की सबसे पहले बड़ी वजह ये थी कि हमने सारे ऑटोट्रॉफ्स जो थे वो किंगडम प्लांटे में डाले थे। जब फंजाई ऑटोट्रॉफ है ही नहीं तो उसका किंगडम प्लांटे में क्या काम, वो तो हेटेरोट्रॉफ है। और हेटेरोट्रॉफ ये है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेता है, लेकिन वो इंजेस्ट करके मुंह से खा के नहीं लेता, क्योंकि वो प्लांट से रिजेंबल करता है, उसका मुंह नहीं है। वो कैसे लेता है? वो एब्जॉर्ब करता है, वो अपने फूड को एब्जॉर्ब करके लेता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और दूसरा वजह जो कि फंजाई के प्लांट्स किंगडम प्लांटे में होने पे डिस्प्यूटेड वजह थी, वो ये थी कि इनके पास तो सेलुलोज ही नहीं है इनके सेल वॉल में। अब पहले हमने किंगडम प्रोटिस्टा में भी यही बात की थी कि जो यूजलिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, पिछले पैराग्राफ में हमने देखा था, उनके पास सेल वॉल नहीं थी, तो वो प्लांट से रिजेंबल नहीं करते थे। अब फंजाई से भी हमारा ये मसला था कि उसके पास सेल वॉल नहीं थी, तो हमने उसको निकाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में भी डाल दिया। लेकिन जो हमारे पास किंगडम ये फंजाई है, उसके पास बेशक सेल वॉल है, लेकिन सेलुलोज तो नहीं है। प्लांट्स की तो सेल वॉल बनी सेलुलोज से हुई है, लेकिन फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, CHITIN काइटिन। ये सेलुलोज की नहीं बनी हुई, इस वजह से ये प्लांट्स जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इनके पास काइटिन मौजूद है सेलुलोज की जगह, दूसरा ये कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफ की जगह हेटेरोट्रॉफ बाय एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रखने। फंजाई के इस ग्रुप में ना थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सफिशिएंट ना होने के फंजाई के ये दो पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत बनाने की क्यों पेश आई, तो उसका सीधा सीधा जवाब यही है कि फंजाई किसी तरह भी किंगडम प्लांटे में नहीं आता था, इस वजह से उनको एक और ग्रुप बनाना पड़ा जिसमें फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म डाल सकें। अब हमारे पास अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगी। अब जितने हमारे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इश्यूज थे, उनको साइंटिस्ट ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हल करने की कोशिश की। अब जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इश्यूज थे, उनको अब साइंटिस्ट कोशिश करेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हल करें। अब ये एक पॉइंट आपने देखना है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास 1937 में सबसे पहले फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई चैटन का काम मौजूद है। इसने सिर्फ ये किया था कि इसने प्रोकैरियोट्स को टर्म जो थी वो दी थी बैक्टीरिया के लिए, और जो यूकैरियोट्स की टर्म थी ना यूकैरियोटिक, वो टर्म दी थी बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांटे के लिए। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास 5 चीज़ें हैं। एक तो प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास आ गया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में।
फंजाई डिस्प्यूटेड था। चौथा हमारे पास किंगडम है फंजाई का। अब पांचवा जो किंगडम बनेगा ना, वो हमारे पास होगा ये बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया का, जो एंशियंट ऑर्गेनिजम्स थे उनका। अब ई कैटन का क्या काम था, उसने जो टर्म थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वो दी थी। प्रोकैरियोटिक में उसने बैक्टीरिया डाले थे, यूकैरियोटिक में उसने बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांटें डाल दिए थे। अब उसके बाद 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, इकोलॉजिस्ट वो जो रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट स्टडी करता है, रॉबर्ट विटेकर उसका नाम था। इसने इंट्रोड्यूस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आपने कंफ्यूज नहीं करना, ई कैटन ने दिया था, फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म्स दी थी, और रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब उसने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेस पे दिया था? एक तो सबसे पहली बेस उसकी ये थी कि उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल पे जो स्ट्रक्चर्स थे, ऑर्गेनाइजेशन थी ऑर्गेनिज्म की, वो देखी। उसकी बेस पे उसने देखा जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोकैरियोटिक थे, उसमें बैक्टीरिया भी आ जाता है और आर्किया भी आ जाता है। और दूसरी सेलुलर लेवल पे हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है यूकैरियोटिक, वो थे। अब यूकैरियोटिक में भी उसने दो चीज़ें देखी, वो जो मतलब मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स तो हैं लेकिन सेल उनमें सिंगुलर है, यूनिसेलुलर है, और बाकी वो थे जो मल्टी सेलुलर थे, एक से ज़्यादा सेल्स थे मौजूद उनमें। ठीक है, दो किस्म के यूकैरियोटिक थे। यूनिसेलुलर में हमारे पास प्रोटिस्टा आता है, यूजिलीना लाइक ऑर्गेनिजम्स, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में हमारे पास फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स तीनों आते हैं। ठीक हो गया, पहला बेस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी बेस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये रॉबर्ट विटेकर ने इन दोनों की बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, उसने कहा कुछ तो ऑर्गेनिजम्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, बाकी हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स में आगे दो किस्में हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स हैं इंजेक्शन के थ्रू। ये उसने 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दिए थे और उनकी बेसिस पे इनको डिवाइड किया था। ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। मोनरा में उसने बैक्टीरिया और आर्किया डाले थे। प्रोटिस्टा में उसने यूजिलीना लाइक ऑर्गेनिजम्स डाले थे। फंजाई में फंजाई आते थे सारे, प्लांटे और फिर एनिमिलिया। ये बात खत्म हो गई रॉबर्ट विटेकर की। नेक्स्ट आप देखें 1988 में, तकरीबन 20 साल के बाद, एक और अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थी ख्वातीन, मार्गलेस और स्वार्ट्स। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था विटेकर, उसको मॉडिफाई किया, उसको बेहतर बनाया, जदीद टेक्नोलॉजी उसमें लेके। मॉडिफाई हम उस चीज़ को कहते हैं कि आपने पुरानी चीज़ ली और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद तर्ज का उसको करके पेश किया, उसको हम कहते हैं इसने, इस शख्स ने ये चीज़ बनाई तो नहीं है लेकिन मॉडिफाई की है, उसमें जिद्दत लेके आए हैं। तो इन दोनों बायोलॉजिस्ट ने जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें जिद्दत लेके आई, मॉडिफिकेशन लेके आई। ये मॉडिफिकेशन क्या थी, उन्होंने जेनेटिक्स, 1988 वो टाइम था जब हमें जीन्स का पता चल चुका था, जीन्स पे वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। तो इन दोनों बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशंस हैं उनमें भी हमें जीन्स कंसिडर करनी चाहिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें जेनेटिक मटेरियल भी स्टडी करना चाहिए कि जेनेटिक लेवल पे मैसेजेस जो सेम ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जीन लेवल पे मैसेजेस एक जैसे हैं, पास ऑन हो रहे हैं नस्ल दर नस्ल या नहीं। उससे भी हमारे पास और ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस और बैकिंग मिलेगी कि जो हमने ऑर्गेनिज्म जिस ग्रुप में डाला है वो उस ग्रुप से बिलोंग करता है या नहीं। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू सेम 5 किंगडम एज प्रपोज्ड बाय विटेकर। ये मैंने बात की कि इन्होंने बनाया नहीं था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सिर्फ मॉडिफाई किया था। यहाँ पे जो मॉडिफाइड टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस विटेकर ने करवाया था, मॉडिफाई मार्गलेस और श्वार्ट्ज ने किया था। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट डोमेन देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक, अब हमने तीनों 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस देख लिए। अब हमने डिस्कस किया था कि डोमेन एक नई चीज़ आई है, किंगडम से ऊपर डोमेन है। अब हम देखेंगे ये 3 डोमेन्स कौन से हैं। आपने पीछे देखा था डोमेन, उसने कहा था 3 है। अब वो 3 डोमेन्स कौन से हैं ये हम इस टॉपिक में देखेंगे।
1977 की बात है। अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रो स्मॉल बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी करने वाला, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने वाला अमेरिकन था कार्ल वीज। उसने जो था वो एक नया टैक्सॉन ऐड किया था डोमेन किंगडम से ऊपर। अब ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स। अब कौन से 3 डोमेन्स हैं ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। ठीक है, आपने ये देखा था पीछे के जो हमारे पास रॉबर्ट विटेकर, जो हमारे पास ई कैटन था, उसने हमारे पास प्रोकैरियोट्स में आर्किया और बैक्टीरिया दोनों डाल दिए थे। यूकैरियोट्स में उसने बाकी सारे प्लांटे, फंजाई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, ये चारों डाल दिए थे। लेकिन कार्ल वीज ने जो था डोमेन में 3 डोमेन्स दिए। यूकैरिया यूकैरियोटिक से निकला, एक डोमेन थी यूकैरिया। फिर उसने जो प्रोकैरियोटिक्स थे उसको सेपरेट करके एक आर्किया डोमेन निकाली और दूसरा बैक्टीरिया डोमेन निकाली। अब हमारे पास 3 डोमेन्स हैं, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। ये आपको याद होनी चाहिए। इट वॉज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन्स। ये जो अभी हमने बात की कि उसने बेसिकली प्रोकैरियोट्स को ही सेपरेट किया था। पहले हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स में आर्किया बैक्टीरिया दोनों आते हैं। अब हम प्रोकैरियोट्स को, आर्किया और बैक्टीरिया को 2 सेपरेट डोमेन्स के तौर पे स्टडी करेंगे। ये किंगडम से ऊपर आएंगी, आर्किया और बैक्टीरिया। ठीक है, वाइल ऑल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन सिंगल डोमेन यूकैरिया। सारे यूकैरियोट्स एक ही डोमेन में, यूकैरिया में। जो प्रोकैरियोट्स थे वो हमारे पास 2 ही किस्म के थे और उन दोनों को हमने सेपरेट सेपरेट डोमेन दे दी। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। अब ये क्लासिफिकेशन उसने इस वजह से दी क्योंकि आर्किया और बैक्टीरिया इनमें आपस में भी बहुत फ़र्क था। ये आपस में, इसको प्रोकैरियोटिक कह के बात ख़त्म नहीं होती थी। इनमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे, डिस्प्यूटेड इनमें डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से इनको आर्किया और बैक्टीरिया को सेपरेट डोमेन्स में डालना पड़ा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके पास डोमेन्स का टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। अब ये लास्ट पे आपकी बुक में पिक्चर दी गई है 2.2 फिगर। अब पहले आप देखें टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसने एनिमिलिया साइड पे इस वजह से रखा है क्योंकि एनिमिलिया में हमेशा से एनिमल्स ही रहे हैं। टू किंगडम में भी एनिमल्स थे। मसला शुरू से किंगडम प्लांटे में आ रहा था। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमिलिया एक साइड पे किया है, प्लांटे में बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनरा डाल दिया। ठीक है, इस वजह से प्लांटे की लाइन इतनी लंबी है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे को 2 हिस्से में करके एक किंगडम प्लांटे बना दिया जिसमें हम उन्होंने फंजाई डाल दिया, और एक किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया जिसमें उन्होंने प्रोटिस्ट भी डाल दिए और किंगडम मोनरा के ऑर्गेनिजम्स भी डाल दिए। ठीक है, और किंगडम एनिमिलिया वैसे का वैसे रहा। आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटे के भी 2 हिस्से हो गए, किंगडम प्लांटे अलग हो गया, किंगडम फंजाई अलग हो गया। एनिमिलिया वैसे का वैसे साइड पे रहा। और किंगडम प्रोटिस्टा के भी 2 हिस्से हो गए, किंगडम मोनरा अलग रहा, किंगडम प्रोटिस्टा अलग हो गया। ठीक हो गया। अब आगे अगर 3 डोमेन सिस्टम देखें तो 3 डोमेन सिस्टम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाली क्लासिफिकेशन ही रहेगी सिवाय किंगडम मोनरा के। किंगडम मोनरा को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब एंशियंट और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। वो कहता है कि बैक्टीरिया जो हम, एक हमारे पास वो बैक्टीरिया है जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहेंगे, जिसमें वो सारी खसूसियात थी जो हमारे पास एक जदीद बैक्टीरिया में मौजूद होती हैं। और एक आर्की बैक्टीरिया था, एंशियंट बैक्टीरिया। ये एंशियंट बैक्टीरिया इस वजह से था क्योंकि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हालात में भी ज़िंदा रह सकता था। इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। इसने बड़ा, मतलब कह लो कि मुश्किल वक्त देखा था। ठीक है, बड़े वक्तों से चलता आ रहा था। इस वजह से इसमें और यू बैक्टीरिया में फ़र्क था, इनको अलग अलग डोमेन में डाल दिया गया, किंगडम आर्ची बैक्टीरिया और किंगडम यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस हो गई और 3 डोमेन हो गए। एक डोमेन किंगडम आर्की बैक्टीरिया की, एक डोमेन बैक्टीरिया की जिसमें किंगडम यू बैक्टीरिया आ गया, और एक डोमेन यूकैरिया की जिसमें बाकी चारों किंगडम आ गए। उम्मीद है ये पिक्चर भी आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें पेज पे, स्लाइड पे, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की डिफरेंस दिया हुआ है। ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर होते हैं, वो बनाते हैं खुराक, खुद प्रिपेयर करते हैं। सेल्फ फीडर्स होते हैं, अपने लिए खुद खुराक बनाते हैं।
हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से फूड के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। और ये अदर फीडर्स होते हैं, दूसरों को खाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो स्मॉल सिंगल सेल्ड होते हैं और उनके पास कोई एक्चुअल न्यूक्लियस या ऑर्गेनेलिस नहीं होती। इनको डिटेल में न्यूक्लियस क्या है, ऑर्गेनेलिस क्या है, हम फ्यूचर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिस नहीं होती सही से। यूकेरियोटिक जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, ऑर्गेनेलिस में भी मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। अब प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? आर्की और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक में आगे दो किस्में आ सकती हैं, यूनिसेलुलर जिसमें प्रोटिस्टा आते हैं, एक सेल काम करेगा। मल्टीसेलुलर, इसमें फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया आते हैं। आगे हम फ्यूचर चैप्टर्स में देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ सेल्स मिलके, इस तरह हमने साइटोलॉजी में भी पढ़ा था और हिस्टोलॉजी में डिफरेंट मुख्तलिफ सेल्स, जो सेल्स की एक किस्म है सॉरी, वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स का काम होता है क्योंकि ये काफ़ी सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो फिर आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यूनिसेलुलर में ऐसा कुछ नहीं होता, सिंगल सेल होता है जो कि प्रोटिस्टा है। मल्टी सेलुलर में प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स तीनों आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 5 किंगडम में एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनरा थे। मोनरा में आर्किया और यूबैक्टीरिया दोनों आते हैं। प्रोटिस्टा में यूजुलिना लाइक आते हैं। फंजाई में फंजाई, प्लांटे में प्लांट्स, एनिमिलिया में एनिमल्स। फिर अगर इससे 3 किंगडम हम निकालें तो प्रोटिस्टा और मोनरा आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लांटे और फंजाई आपस में ऐड हो जाएंगे, तो किंगडम एनिमिलिया, प्लांटे और प्रोटिस्टा बन जाएंगे हमारे पास। फिर 2 किंगडम की तरफ जब हम आए थे तो उसमें प्रोटिस्टा और प्लांटे आपस में ऐड हो गए थे, उन्होंने किंगडम प्लांटे बना दिया था और किंगडम एनिमिलिया थ्रू आउट सेम ही चलता आ रहा है। यहाँ पे आपका जो है चैप्टर, ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है किंगडम्स का। अब हम फ्यूचर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और काइंडली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।